वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। ये क्लास हमारी चल रही है अभी पंचायती राज की, और पंचायती राज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चूँकि आप लोग जो है सब बनने वाले हैं आने वाले टाइम पर ग्राम पंचायत अधिकारी, तो इस चीज़ से आपको महीने में 2-4 बार इसको फेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए पंचायती राज के सिलेबस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है आरटीआई। आप लोगों ने इसको आरटीआई को पढ़ा होगा, उसको आज हम एक बार फिर से पढ़ेंगे और मैं आपको एक लाइव आरटीआई दिखाऊंगा जो अभी मेरे पास आई है। ठीक है, कि आरटीआई किस तरीके से आती हैं और आपको उनका जवाब किस तरीके से देना होता है, और आरटीआई का आंसर देते वक्त उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत माइनर सी होती है जो ध्यान देने योग्य होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके फील्ड नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। पहले जो बेसिक फैक्ट हैं उनको समझ लेते हैं जो पेपर में आएंगे, फिर मैं आपको एक आरटीआई दिखाऊंगा जो मेरे पास अभी आई हुई है। हालांकि मैंने उसका आंसर दे दिया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलो। तो आरटीआई है 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम, सबको पता है। और यहाँ पर हम जो है सूचना अधिकार अधिनियम जो नियमावली है उसकी भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार उसके नियम क्या है, यानी सूचना देने के नियम क्या है। ये 2015 के हैं। तो दो चीज़ हो गई यहाँ पे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में आया है। और सूचना अधिकार नियमावली कब आई है? 2015 में आई है। ठीक है, ध्यान रखना। अब सूचना का अधिकार है क्या कि भाई भारत एक स्वतंत्र देश है, एक हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट काम करती है, तो जो भी सरकारी काम होते हैं उनमें पारदर्शिता रहे और लोगों को पता रहे कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, और इन सब कामों की वजह से लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़े और हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके, इसलिए लाया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। अब सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है जो भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का हक देता है। ऐसी कोई भी सूचना जो अभिलेख, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, संविदा, प्रतिवेदन, वानगी, नमूने या किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी सामग्री या निजी संकाय से संबंधित ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकार द्वारा किसी भी कानून में प्राप्त की जा सकती है, सम्मिलित है। ये सारी की सारी क्या है? ये सूचना की परिभाषा है, ध्यान रखना। तो सूचना की परिभाषा में क्या क्या आता है? सूचना की परिभाषा में ये सारी चीज़ें आती हैं: अभिलेख, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, प्रेस रिलीज, परिपत्र मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे सर्कुलर, आदेश, संविदा, प्रतिवेदन, वानगी, नमूना। अब पेपर में आ सकता है कि सूचना के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, तो आप इन सबको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि ये सारी की सारी चीज़ें सूचना में आती हैं। सरकारी अभिलेख की बात करें अगर हम, तो सरकारी अभिलेख जो है निम्न तरीके के हो सकते हैं। जैसे कोई भी दस्तावेज हो सकता है, पांडुलिपि हो सकता है या पत्रावली हो सकती है। कोई भी दस्तावेज या कोई माइक्रोफिल्म हो सकती है। पहले आते थे ना माइक्रोफिल्म, मतलब नेगेटिव आते थे पहले। आप लोगों को पता नहीं देखे नहीं देखे, बट मैंने तो देखे हैं। पहले जो कैमरे आते थे उनमें नेगेटिव पड़ता था, अंदर रोल पड़ती थी, है ना। तीसरा, ऐसी माइक्रोफिल्म में सकारित चित्र का पुनरुत्पादन यानी वीडियोग्राफी एक तरीके से, कंप्यूटर या अन्य विधि से तैयार की गई अन्य सामग्री, ये सब जो है सरकारी अभिलेख के अंतर्गत आ सकते हैं। अब सूचना अधिकार से तात्पर्य क्या है? सूचना अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का हक देता है। सूचना के अधिकार का अर्थ लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में उसके पास उपलब्ध सूचना की पहुंच तक के अधिकार से है। यानी जो भी सूचना सरकार के पास है और अगर वह जनता के भले के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो फिर आप उस सूचना को सरकार से आरटीआई के अंतर्गत मांग सकते हो और इस सूचना के अधिकार के माध्यम से इन सूचनाओं की उपलब्धता आम जनता को करा दी जाएगी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं? किसी काम, दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण जो है किया जा सकता है सूचना के अधिकार के अंतर्गत। किसी दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि, उसका सारांश, उद्धरण तथा टिप्पणी ली जा सकती है। सामग्री का प्रमाणित नमूना भी लिया जा सकता है। यदि सूचना कंप्यूटर या अन्य तरीके से रखी गई है तो इसे फ्लॉपी डिस्क, टेप, वीडियो कैसेट या अन्य तरीके से भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। अब लोक प्राधिकार का अर्थ क्या है? देखो,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अधिनियम के अनुसार लोक प्राधिकार का अर्थ स्वशासन की उन सभी संस्थाओं या अंगों से है जो संविधान या उसके अंतर्गत संसद के किसी विधान के द्वारा या राज्यों के किसी विधान के द्वारा या सक्षम सरकार के द्वारा जारी आदेशों या अधिसूचनाओं द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, ऐसे अंग जो वित्त पोषित है, नियंत्रित है या सरकार के द्वारा अधिग्रहित हैं, या वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन भी इसके अंतर्गत आते हैं जो सक्षम सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त प्राप्त कर रहे हैं। यानी लोक प्राधिकार का मतलब क्या है? सरकारी चीज़ है। अब सरकार के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? संविधान के सारे अंग, संसद ने किसी नियम को पास करके किसी संस्था को बनाया है वो भी, राज्य विधानमंडल ने किसी संस्था को बनाया है वो भी, और ऐसी सभी संस्थाएं जो सरकार से पैसा लेती हैं। लिखा है ना वित्त पोषित। तो वित्त पोषित अगर आप हैं, सरकार से पैसा ले रहे हो, तो आप सरकार के अंग माने जाओगे, और आप चूंकि सरकार के अंग हो इसलिए आम जनता को ये अधिकार है कि वह आपके संबंध में आरटीआई मांग सकता है। ठीक है, लेकिन देखो फिर बात वही आ जाती है कि सूचना जो मांगी जाए वो जनता के हित के लिए हो। लेकिन हाँ, पेपर में आ सकता है कि लोक प्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित होते हैं, यानी सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो ये इनकी एकदम एक्यूरेट परिभाषा है, आप ध्यान रखना। ये सारी की सारी जो है सरकार के अंतर्गत शामिल होती हैं, और इन सभी से ये सभी के सभी आरटीआई में शामिल हैं, आरटीआई में आच्छादित है। अब इनके द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं उपलब्ध की जा सकती हैं वो देखते हैं जरा। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार सभी लोक प्राधिकार अपने सभी दस्तावेजों को इस प्रकार से सूचीबद्ध व अंकित करेंगे जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम को सहजता मिले, तथा यह भी सुनिश्चित हो कि ऐसे सभी दस्तावेजों का जिन्हें कंप्यूटरीकृत किया जा सके संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत करेगी तथा ऐसे तंत्र से जोड़ेगी जिससे देश भर में कहीं भी उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जा सके। यानी अब जो हम भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि वो कंप्यूटर में भी उपलब्ध रहता है, और अब चाहे उसको उत्तर प्रदेश का कोई आदमी मांगे, उत्तराखंड का मांगे, या झारखंड का मांगे, या अंडमान निकोबार का मांगे, तो तुरंत उसे मिल जाए। इस अधिनियम के लागू होने के 120 दिन के भीतर, ठीक है, अब क्या क्या जो लोक प्राधिकारी हैं, जो लोक प्राधिकरण है, जो सरकारी संस्थाएं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं वो देखेंगे। संस्था के बारे में, उनके कर्तव्य जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी, ठीक है, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों एवं उनके कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ जिम्मेदारी तय करने तथा पर्यवेक्षण करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, ये सब जो है काम होगा कब से? 13 अक्टूबर 2005 से 120 दिनों के भीतर ये सारे काम सरकारी लोग करेंगे। अपने कर्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड, अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अन्य अभिलेख, अपने नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गों का विवरण, नीतियों की संरचना तथा उनके क्रियान्वयन के संबंध में जनता से परामर्श करने के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण, ये सब करना है। अपने कामकाज से संबंधित सलाह के लिए 2 या 2 से अधिक सदस्यों वाले सलाहकार बोर्ड और समितियों और परिषदों के बारे में विवरण, तथा यह बताना कि उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होंगी और क्या उन सभा के मिनट्स तक जनता की पहुंच होगी। मिनट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे मिनट्स का मतलब है जो भी सभा में काम होता है या सभा के जो फैसले होते हैं उन्हें मिनट्स कहा जाता है। प्राधिकारियों के अधिकारियों कर्मचारियों की नाम निर्देशिका, यानी सर उस डिपार्टमेंट में कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन कर्मचारी है, किसका रैंक क्या है, उनके नंबर वगैरह सब। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मासिक वेतन तथा अपने विनियमों के मुताबिक दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति का विवरण, सभी योजनाओं, प्रस्तावित खर्च किए गए वितरण तथा निधियों के आवंटन की रिपोर्ट। आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में संबंधित लोक प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को संबंधित विभाग, उससे मांगी गई जानकारी का विवरण तथा अपना पूरा पता देते हुए दिया जाना चाहिए। सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति,
जिसमें हितग्राहियों के नाम तथा आवंटित राशि के बारे में विवरण, अपने द्वारा दिए गए रियायतों, परमिटों तथा प्राधिकार को पाने वाले व्यक्तियों के नाम। ये काम किसको करने हैं? ये सरकारी जो कार्यालय हैं उनको करने हैं। अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना का ब्यौरा, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए प्राप्त सुविधाओं की विशिष्ट तथा वाचनालय या रीडिंग रूम या कार्यकारी घंटे यदि लोक उपयोग के लिए बनाए गए हैं उनकी भी विशिष्टता। ठीक है, यानी ऑफिस में एक ऐसा लाइब्रेरी वगैरह या रीडिंग रूम होना चाहिए जहाँ पर अगर कोई सूचना प्राप्त करने आता है तो वहाँ बैठ करके उस सूचना का वो अध्ययन कर सके। अपने लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद नाम आदि का विवरण, जो ऊपर हमने देखा, फ़ोन नंबर वगैरह, ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए को प्रकाशित करेगी। ये सारे काम किसको करने हैं? अभी तक जितने हमने पढ़े ये सारे काम करने हैं किसको? सरकारी जितने भी ऑफिस हैं सबको। कब तक करने हैं? 120 दिन के भीतर। कब से? 13 अक्टूबर 2005 से। अब सूचना प्राप्त करने का तरीका क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकारी से सूचना लेना चाहता है तो उसे लिखित रूप में आवेदन करना होगा। प्रत्येक विभाग अपने यहाँ एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करेंगे। आवेदन संबंधित लोक प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को मांगी गई जानकारी का विवरण देते हुए दिया जाएगा। आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में लिखा जाना चाहिए। यानी जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो हिंदी, अंग्रेजी या किसी लोकल लैंग्वेज में आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति जानकारी लेने के लिए अनुरोध लिखित रूप से नहीं कर पा रहा है तो मौखिक रूप से अपना अनुरोध केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को कर सकता है और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए एक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी कि उसकी एप्लीकेशन कोई और लिख देगा बेसिकली, लेकिन हाँ एप्लीकेशन होनी तो चाहिए। अब इसमें फीस कितनी लगती है? तो अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हो, बीपीएल कार्ड धारक हो तो आपको कोई फीस नहीं देनी, 0। लेकिन अब बीपीएल बहुत लोग कम है तो आवेदन के साथ जानकारी लेने वाले व्यक्ति को आवश्यक फीस भी देनी होगी। यह फीस 10 रुपये की होगी जिससे नगद रूप में जमा कराने की रसीद या लोक प्राधिकारी के नाम पर बने ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में आवेदन के साथ देना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीस या तो 10 रुपये कैश या फिर बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या बैंकर्स चेक के माध्यम से दी जा सकती है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आरटीआई आती है, बिल्कुल आपको लाइव दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। बनाए गए या नकल किए गए प्रत्येक पृष्ठ A4 या A3 आकार के लिए 2 रुपये। ठीक है, हाँ। बड़े आकार में कागज की किसी प्रतिलिपि की वास्तविक लागत, सैंपल या मॉडल के लिए वास्तविक लागत, कीमत और अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए कोई फीस नहीं। उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5 रुपये की फीस। मान लो आपको कोई अभिलेख देखना है, मान लो कोई सरकारी रजिस्टर आपको देखना है, ठीक है, तो अब आपको वो रजिस्टर दे दिया जाएगा। ठीक है, और सच्चाई में आपको ये बता दूं, मैंने खुद ये देखा है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे आरटीआई के अंतर्गत कोई अभिलेख देखना चाहता है ना तो हम उसे देखने के लिए दे देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो केवल उसे देख ही सकता है, उसे समझ कभी नहीं सकता। ये बात मैं बिल्कुल आपको फील्ड की बात बता रहा हूँ। क्यों नहीं समझ सकता? इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि उसकी भाषा बहुत क्लिष्ट होती है। दूसरा, उसमें इतने टेक्निकल पॉइंट होते हैं कि आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो आप बस देख लो उसे। अगर मैं ही आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट दे दूँ ना तो आप बस देखते रहोगे कि क्या है ये, इसमें समझ आपको कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है सरकार के बहुत सारे काम जो है आम आदमी की समझ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आरटीआई के अंतर्गत कोई रजिस्टर देखना चाहता है, कोई अभिलेख देखना चाहता है तो बिल्कुल देख सकता है। पहले 1 घंटे के लिए कोई फीस नहीं है, 1 घंटे तक आप देखो, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो प्रत्येक 15 मिनट के लिए आपको 5 रुपया पे करना पड़ेगा। सही है, ध्यान रखना। डिस्क या फ्लॉपी में दी गई सूचना के लिए प्रति डिस्क या फ्लॉपी के 50 रुपये आपको लेने होंगे। छपी हुई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या प्रकाशन के उपकरणों की फोटो प्रति के प्रत्येक पन्ने के लिए 2 रुपये। सही है। अभी आप लोगे कैसे, ये भी तो सवाल है। मान लो आपको अगर किसी ने कोई जानकारी मांगी है तो फिर जो है आप वो जानकारी कंप्यूटर में फ्लॉपी में है तो आप उससे लोगे कैसे?
ऐसा थोड़ी कि आप वो जो है फ्लॉपी उसे भेज दोगे, फिर उसके घर जाओगे, फिर 50 रुपया लोगे, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सरकारी काम में आज आपको बता देता हूँ, सरकारी काम चलता है कागज़ पे। अगर किसी ने कागज़ आपसे मांगा है तो जवाब भी कागज़ पे दिया जाएगा। उसने क्या दिया है आपको? आवेदन दिया है, ठीक है। आवेदन में कोई ऐसी जानकारी मांग रहा है जो फ्लॉपी में है, आप क्या करो, आप जब आवेदन किया उस पर उसका एड्रेस होगा, मैं आपको भी दिखा दूंगा, एड्रेस सब होता है, फ़ोन नंबर भी होता है। आप क्या करो, उसके एड्रेस पे एक रजिस्ट्री करो। उस रजिस्ट्री में आप लिखो कि आपने जो जानकारी मांगी है वो एक कंप्यूटर में है, फ्लॉपी में है, जिसके लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। वो लेटर उसके यहाँ पहुँचेगा, वो पढ़ेगा। अगर उसे लगेगा यार कि नहीं जानकारी 50 रुपये लायक है तो वो रिप्लाई करेगा, ठीक है, 50 रुपया फिर से जमा करेगा। और नहीं होगी तो वो उसको फाड़ के फेंक देगा, तो आपको आंसर ही नहीं करना। लेकिन अगर उसने 50 रुपया पे कर दिया, तब फिर आपके पास दोबारा से लेटर आएगा, वो तब आप उस लेटर को अपने पास रिसीव करते हुए उस फ्लॉपी को दोबारा से उसके पते पर रजिस्ट्री कर देंगे। और जितनी भी रजिस्ट्री की जाती है उन सबका रिकॉर्ड आपको अपने पास ज़रूर रखना होता है। ये एक ज़रूरी काम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से काम होता है। ये मैं आपको सरकार कैसे काम करती है बता रहा हूँ। सरकार मतलब क्या यार, हम ही लोग सरकार ही तो हैं। सरकारी लोगों से मिलकर ही तो सरकार बनती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को किसी प्रकार से शुल्क नहीं देना है। आवेदन पत्र के साथ अपना स्थायी पता भी देना होगा तथा मांगी गई जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाई जा सके, ठीक है। अब इसमें देखो और भी है यार ये, लेकिन यार मेरा गला बहुत ख़राब है यार, है ना। तो अभी मैं इसके लिए एक वीडियो और ले आऊँगा, अगर आप लोग मुझे अलाउ करो तो। यार बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे यार, मतलब आप समझ ही रहे होगे, है ना। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक RTI दिखाता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहा है। रुकिए ज़रा। अब आप देखिए, ये मेरे पास एक RTI आई है और मैंने इसका जवाब दे दिया है फ़िलहाल। आप लोगों को जब आप नौकरी में आ जाओगे तो आपको इसी तरीके की RTI फेस करनी पड़ेंगी हर महीने में। ऐसा आपको कोई ना कोई आएगा। इस तरीके का आवेदन पत्र होता है। यहाँ पे आवेदक का नाम लिखा होता है, मैंने वो हटा दिया है क्योंकि आपके लिए क्या ज़रूरी है उनका नाम जानना। कहाँ के निवासी हैं, पोस्ट, ब्लॉक, जिला विला सब लिखा होता है। नंबर भी लिखा होता है यहाँ पर। और इस तरीके से ये एक उल्टी सीधी भाषा में एक एप्लीकेशन टाइप होती है कि खंड विकास अधिकारी महोदय, ब्लॉक ये, मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, जिला ये। अच्छा, अब ये जानकारी क्या चाहते हैं? ये जानकारी ये चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में जो है एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर सहायक, जिसे हम एक तरीके से पंचायत सहायक भी कहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि साहब इनके आवेदन में, जब ये जो पंचायत सहायक था, इनके आवेदन में हाई स्कूल इंटर की जो मार्कशीट थी उसकी फ़ोटोकॉपी चाहते हैं ये। यानी ये जो है किसी व्यक्ति के, जो व्यक्ति पंचायत सहायक के रूप में काम कर रहा है, उसकी 10th और इंटर की मार्कशीट चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 10 रुपये का नोट जो है संलग्न कर दिया है। अब ये जो है इस तरीके से उन्होंने आवेदन भेजा है। अब साथियों, मैंने इसको देखा, पढ़ा, और देखने पढ़ने के बाद मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक, तुरंत ही इसका रिप्लाई भेज दिया गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब 1 मिनट में आप लोगों को देता हूं कि आप लोग बताओ मैंने इसे रिजेक्ट क्यों किया होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी जिसकी वजह से मैंने इस RTI का, मतलब आंसर तो किया लेकिन रिजेक्ट कर दिया मैंने, इस RTI को अमान्य कर दिया, और या ये लिख के दे दिया मैंने कि यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अब आप लोग 1 मिनट सोचो और बताओ कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या था जो मैंने इसे कैंसिल कर दिया। चलिए, आप लोगों ने सोच ही लिया होगा, होशियार हो भाई तुम लोग। सबसे पहली गलती जो इस व्यक्ति ने की वो ये कि आप देखो यहाँ पे हस्ताक्षर ही नहीं है। मतलब बंदे ने पूरी एप्लीकेशन दे दी लेकिन हस्ताक्षर करना भूल गया। अब हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो हम कैसे मान लें भाई कि जिस व्यक्ति ने, ये फलाने फलाने व्यक्ति ने, राम सिंह ने, श्याम सिंह ने जो आवेदन किया है, ये श्याम सिंह अथवा राम सिंह ही है। हो सकता है श्याम सिंह के नाम पे कोई कंस मामा आवेदन कर रहा हो। हम कैसे माने? रिजेक्ट करने का पहला रीज़न आपके सामने है। देखो, जब आप नौकरी में आ जाओगे ना तो कागज़ को पकड़ना सीखो। कागज़ पकड़ लिया आप लोगों ने तो फिर बस आपको कोई फंसा नहीं सकता है। पहली निगाह बस इसी पे जाए कि फॉर्म भरते समय गलती आदमी कहाँ कर रहा है, आपको बस यही पकड़ना है। हस्ताक्षर ही नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो भी उसने रुपया 10 रुपये खर्च किया, एप्लीकेशन लिख की, सब रद्द हो जाती है। क्यों? व्यक्ति ने साइन ही नहीं किया है। तो ये बात सिद्ध ही नहीं हो सकती कि जिस व्यक्ति ने जानकारी मांगी है ये व्यक्ति वही है। पहला तो इसको रिजेक्ट करने का रीज़न यही है।
दूसरा जो रीज़न है साथियों वो ये है कि ये जिस व्यक्ति की जानकारी मांग रहा है, ठीक है, उसके लिए जब आप नौकरी में आ जाओ, मैं आगे कुछ नियम इसके बता दूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) या, ठीक है, एवं सूचना अधिकार अधिनियम की धारा नंबर 11(1), इसके अंतर्गत नियम ये है कि किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, अब हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट उसकी व्यक्तिगत जानकारी है, उसकी बिना सहमति के नहीं दी जा सकती। यानी जब तक तीसरा पक्ष, अब तीसरे पक्ष तो हो गया भाई, पहला पक्ष तो यही है जो जानकारी मांग रहा है, दूसरा मैं हो गया, मुझसे मांग रहा है, लेकिन मांग किसकी रहा है? तीसरे की। तो जब तक तीसरे पक्ष की सहमति नहीं होगी तब तक उसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जा सकती। यही मैंने लिख करके उसे भेज दिया और इस पूरे एप्लीकेशन को मैंने एक तरीके से अमान्य कर दिया, ये कह दिया कि ये सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। तो इस तरीके से आपको आरटीआई आएंगी और आरटीआई के आपको जवाब देने हैं। सही है, ये मैंने आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से समझा दिया कि आरटीआई किस तरीके से आती है। लोग जो है बहुत बार उल्टी सीधी चीज़ें भी मांग लेते हैं, लेकिन उन्हें रद्द ही करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये मत सोच लेना कि अरे इसने साइन ही नहीं किया, मैं तो ऐसे जो है इसका आंसर ही क्यों दूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। कागज़ का जवाब कागज ही होता है। ऐसा नहीं कि आपने फाड़ के फेंक दिया, अड़ा बेकार, नहीं। उसने गलती करी है, आप उसे प्रॉपर रिप्लाई दो, सरकारी रिप्लाई दो उसे पेपर खेलना है, पेपर खेल लेना, कोई बात नहीं। और मैं आपको मजे की बात आज मैं आपको मजे की बात ये बता दूं कि यही व्यक्ति, इसको इन्हें आंसर किया था, आज मुझसे मिलने आया और ये व्यक्ति वकील है। मुझसे आकर के बोला अरे आपने तो वो रिजेक्ट कर दी और व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जा सकती। मैंने कहा आप तो वकील हो तो आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे कानून। बोला हाँ बात तो सही है। तो बोले ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप मुझे डायरेक्टली दे दो हमें? नहीं, मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझसे मत मांगो, मैं कोई नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं। आप आवेदन करिए, बात खत्म। कागज़ दीजिए मुझे कागज़ चाहिए, सरकार कागज़ की भूखी, आवेदन करो, योग्य होगा तो मिलेगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा, सीधी बात है। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा जब आप ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाओगे तब, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग जॉब है, इंटरेस्टिंग जॉब है, फील्ड जॉब है, एडवेंचर थोड़ा मिलेगा आपको जॉब में, ठीक है। तो थोड़ा यार तबीयत में ठीक नहीं है, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का मैं एक वीडियो और ला करके पूरा कवर कर दूंगा, पढ़ लेना, अच्छा है, जानकारी आपके पेपर में काम आएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यूपीएससी की बीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है। तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे की सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।